राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव लाने वाली लड़कियों की सराहना की और कहा कि उनकी सरकार ऐसे राष्ट्र के निर्माण का हर संभव प्रयास कर रही है जहां लड़कियों को सीखने, आगे बढ़ने और फलने फूलने का पूरा अवसर मिले। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, जहां रोजाना लाखों की संख्या में भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद बुधवार 24 जनवरी को कैबिनेट बैठक की गई। इस कैबिनेट बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में टीएमसी के स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा के तुरंत बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा जबरदस्त तरीके से है। केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों एक समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई थी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करके इंडिया ब्लॉक को चौंका दिया। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बिना विपक्षी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक का एक मजबूत स्तंभ भी बताया। हरियाणा और पंजाब में शीतलहर लगातार जारी है। बुधवार को कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल्स के एक जवान ने अपने साथियों पर गोलीबारी करने के बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना में कम से कम 6 जवान घायल हो गए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 2 दिन बाद आज रामपथ पर रामलला की पूजा करने के लिए भारी भीड़ जमा है। मंदिर के बाहर के दृश्यों में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त ठंड के मौसम का सामना करते हुए दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल में हुए राशन वितरण घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम जबरदस्त एक्शन में दिख रही है। 24 जनवरी यानी बुधवार को ईडी की टीम ने नॉर्थ 24 परगना में फरार तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर छापेमारी की। दिल्ली में बुधवार को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली और राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री अधिक है। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ है। यूपी के स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ एवं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 से 24 का वितरण व OPD उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिए OPD मार्ट पोर्टल की लॉन्चिंग की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को संयुक्त प्रांत का नया नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश के इस 75वें स्थापना दिवस के आयोजन के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारत का हृदय स्थल कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु अत्यंत प्राचीन काल से ही रहा है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने इसे जब थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया और केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। प्राचीन काल में हम सब इस बात को जानते हैं कि महाजनपद काल की जब हम गणना करते हैं और भारत के अंदर 16 महाजनपदों में से 8 जनपद ऐसे थे, काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, पुरु, पांचाल और सुरसेन, जो उत्तर प्रदेश
के क्षेत्र में आते थे। अलग अलग समय में अवध, काव्यकुंज, काशी, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ये सभी आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर इन सब की चर्चा होती है। और ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत आदि नामों से भी ये प्रदेश जाना जाने लग गया है। 1937 से लेकर 1950 को हमारे इस उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता रहा है। और 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी के 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम से इस नए प्रदेश का शुभारंभ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नोटिफिकेशन भी जारी होता है, उत्तर प्रदेश के रूप में जाना भी जाने लग गया। लेकिन सदैव उत्तर प्रदेश को प्रश्नवाचक दृष्टि से ही देखा जा रहा था। यह हम सबके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता था कि सब कुछ प्रकृति और परमात्मा की कृपा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, युवा ऊर्जा है, प्रतिभा है। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट क्यों? और मैं इस अवसर पर स्मरण करूंगा प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब प्रदेश में सरकार का गठन हुआ, तो उन्होंने उस समय यद्यपि पहली सरकार को भी कहा था, लेकिन पहली सरकार ने तो नहीं, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई, उन्होंने मुझे भी कहा कि हर राज्य की अपनी स्थापना दिवस का होता है, एक अवसर होता है, वो अवसर उस राज्य के लिए अपने गौरव को महिमा मंडन करने और भविष्य की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करके प्रयासों को आगे बढ़ाता है तो अच्छा होगा। सरकार हमारी मार्च 2017 में बनती है, तो स्वाभाविक रूप से 17 में हम आयोजित नहीं कर सकते थे, लेकिन 2018 जनवरी में 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। और इसलिए इस अवसर पर अयोध्या में प्रभु रामलला का विराजमान होना और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होना, इन सब की मैं आप सबको बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया। वहीं जिला स्तर पर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में पहले 3 स्थान पाने वाली और विकास खंड स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं मोबाइल फोन देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी बालिकाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने और उनके भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि मातृशक्ति का उत्थान हो और इसके लिए अनेक योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं। मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली, सम्मानित होने वाली सभी बेटियों को, सभी मेधावी बालिकाओं को अपनी ओर से मैं बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने और बालिकाओं के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को और अधिक मजबूत करने का और अभी उनको उत्थान की ओर लाने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का एक ये महत्वपूर्ण अवसर है
हमारी सरकार ने सभी बालिकाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने और उनके भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है। हम कृत संकल्पित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारी सभी बेटियां आगे आनी चाहिए, हमारी बहनें आगे आनी चाहिए, मातृशक्ति का उत्थान होना चाहिए। उसके लिए अनेक योजनाएं हमने प्रदेश के अंदर चलाई हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है या पूजा होती है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता हमारी बेटियों के उत्थान की है, बेटियों के सशक्तिकरण की है। बेटियों को हर क्षेत्र में उनकी अच्छी शिक्षा मिले, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले, और इसको ध्येय मानकर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम अपने प्रदेश में आपकी सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, और हमारी बेटियों के साथ अन्याय करने वालों की न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही आपकी और हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड में जगह है। इस राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान, किसी भी बहन का अपमान मैं अपना अपमान समझता हूँ, और ऐसा करने वालों के खिलाफ हमने कठोरतम कार्रवाई लगातार की है, और भविष्य में भी हम कठोरतम कार्रवाई करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी बेटियां हमारी शान है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है। महान वीरांगना तिलू रतौली से प्रारंभ होने वाली प्रदेश की वीर नारियों की सूची अगर हम बात करें तो एक लंबी एक सूची है, जिसमें टिंचरी माई, गौरा देवी, चंद्रप्रभा एतवाल, गंगोत्री गरब्याल, बछिंद्री पाल तक ऐसे अनेकों नाम हैं, जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार उच्चतम शिखरों को छूने का काम किया है। अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपने जीवन में उन्होंने सर्वोत्तम देने का काम किया है। उन्होंने हर चुनौती को छोटा साबित करते हुए जो अनेक कुप्रथाएं चल रही थी, उन कुप्रथाओं को तोड़ने और आत्मसम्मान से जीवन जीने की राह अपने से पीछे आने वालों को भी बताई भी है, दिखाई भी है, और उनके लिए एक प्रेरणा का कारण भी वो बनी है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। शिक्षा से लेकर खेल के मैदान, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर सेना के अभियान तक हमारी बेटियां, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बेटियां काम नहीं कर रही हैं, बेटियां आगे नहीं हैं, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य परिवार में पैदा होकर ऐसे बहुत आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, जहां बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों से, समस्याओं से जूझना पड़ता है, कुप्रथाओं से जूझना पड़ता है, वहां से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का शिखर तय किया है, इतना बड़ा सफर तय किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य की सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं हमारी बेटियों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हमने उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार ने अभी हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए उसको अनेक योजनाओं से जोड़ने का काम, अनेक सुविधाएं उनकी सहायता के रूप में पहुंचाने का काम, चाहे हर घर से नल जल की व्यवस्था हो, या प्रत्येक परिवार में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो, आवास देना हो, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ देना हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना के तहत ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको सहायता पहुंचाने का काम हो। ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही कर रहे हैं। इसके साथ ही बेटियों के लिए अन्य बहुत छोटी बड़ी योजनाएं भी हम वर्तमान में लाए हैं, और निकट भविष्य में भी हम बहुत सारी योजनाओं को लाने वाले हैं। जहां भी हमको लगेगा कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए किसी योजना की आवश्यकता है, जैसा अभी रेखा जी ने बताया कि हमारे बेटियों के लिए, बेटों के लिए, हमारे आने वाले कर्णधारों के लिए खेल के क्षेत्र में 4% का कोटा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले थे, उसको हमने फिर से मंत्रिमंडल में लाकर उसको आज ही हमने फैसला लिया है, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य की प्रत्येक अपनी बालिका को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक अभिभावक के रूप में हमेशा आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। पुनः एक बार आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बोरानाडा जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी का वो सपना है जिसे उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते समय देखा था। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने कई गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया है और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से इन योजनाओं की समीक्षा होने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद को मिल रहा है। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का वो सपना है जो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही देखा था। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना को लेकर के चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने लगातार 2014 से गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रारंभ किया और आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं की समीक्षा होने का काम भी हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि उस गांव में दूर दराज ढाणी में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मेरी योजना का एक एक लाभ मेरे उस गरीब भाई को, मेरे उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भाई को मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें समीक्षा भी हो रही है कि हमारे उस व्यक्ति को लाभ किस तरह से मिला है, उसको लाभ पहुंचा के नहीं पहुंचा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना पैसा सरकार से आता है, लाभार्थी को उतना पूरे के पूरे मिलने का काम होता है। मैं जोधपुर किले में विराजी मां चामुंडा माता, राता नाता के गणेश जी महाराज, पाल गांव में विराजे बालाजी को भी मैं नमन करता हूँ। थार रेगिस्तान से घने परिदृश्य में स्थित जोधपुर अपने गौरवशाली इतिहास की महिमा और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। मैं इस जोधपुर में बड़े नजदीकी से रहा हूँ। काफी लंबे समय तक मैं यहाँ संभाग का प्रभारी रहा। जोधपुर के हर चुनाव में भी मेरे को आने का मौका मिला, हर कार्यक्रम में भी आने का मौका मिला। मैं कह सकता हूँ यहाँ के हमारे सभी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं जिस तरह से अतिथि सत्कार के लिए हमारा ये जोधपुर प्रसिद्ध है, निश्चित रूप से आपने राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यह राजसी महलों के बापू किले के साथ साथ सदियों पुराने मंदिरों का बहुत बड़ा स्थान है। भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। मेहरानगढ़ का किला हो, मंडोर हो, उम्मेद भवन पैलेस हो, जसवंत सिंह थड़ा या वैभवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जोधपुर अपने हस्त शिल्प उत्पादकों में प्रसिद्ध है। विकसित भारत संकल्प में हम पहले स्थान पर हैं। पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम पहले स्थान पर हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रेणी में हम पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य शिविरों से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य शिविरों में 2,32,00,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। स्वास्थ्य जांच में भी हम पहले स्थान पर हैं। आयुष्मान भारत कार्ड की केवाईसी में भी हम प्रथम पहले स्थान पर हैं। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 4,09,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है। इस मामले में भी देश में पहले स्थान पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में करीब 7,14,000 लोगों को लाभान्वित किया है। हम इसमें राजस्थान में हम पहले स्थान पर हैं। जोधपुर में इस अभियान में अपनी बखूबी योगदान दे रहा है। यहाँ तक अभी जोधपुर के अंदर 441 शिविरों में 11,67,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी ये योजना नीचे तक पहुँचे और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए कि हम भी अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको इलाज की आवश्यकता है, बीमार है? ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको पेंशन की आवश्यकता है? ऐसा कौन सा पात्र व्यक्ति रहता है जिसको उज्ज्वला योजना की हमारी मां को आवश्यकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसका अगर हम बीमा कराएंगे तो उसको बीमा का फायदा मिलेगा? हम जनधन योजना से लेकर के किसानों के क्रेडिट कार्ड से लेकर के, और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं
पिछली सरकार ने। हमने कहा था कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। किसी के अगर पिताजी का देहावसान हो जाता है तो इन्होंने उसका म्यूटेशन चढ़ा करके, नामांतरण ठीक करके उनको लाभ देने का भी काम नहीं किया। हम उन किसान भाइयों को भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। उनका नामांतरण करके उनको भी किसान सम्मान निधि में जोड़ा जाए, जिससे कि उनको उसका लाभ मिले। हमारी सरकार को आज 1 महीने से कुछ दिन ज्यादा हुए हैं, लेकिन जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम हमारे बीच में आए थे, हमने हमारा काम प्रारंभ कर दिया। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं मेरी माता बहनों को, आप सभी बुजुर्गों को और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। असम में भारत जोड़ो यात्रा पर जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते दिन राहुल गांधी ने देश के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों का जिक्र किया है। 5 न्याय के आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विचार और रणनीति बनाई गई है। वहीं कांग्रेस नेता ने 5 स्तंभों युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय की भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च तक समाप्त होने की संभावना है और 20 से 23 मार्च के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई पहुंचेगी और उसके बाद संगठन चुनावी प्रक्रियाओं में लग जाएगा। पिछले 7 दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असम में क्या अनुभव रहा, उसका क्या असर हुआ है, उसके बारे में एक सारांश मेरे साथी सांसद गौरव गोगोई जी देंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कल राहुल गांधी जी ने देश के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 स्तंभ हैं उसका जिक्र किया। 5 न्याय जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पहले विचार हुआ और जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रणनीति और मकसद बनाई गई है। जैसा कि उन्होंने कहा, ये 5 न्याय, पहला युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्तंभ हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगले 15-20 दिनों में इन 5 न्याय पर विस्तार से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अन्य नेता उसके बारे में विस्तार से जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, जो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकताएं हैं, इन 5 न्याय को लेकर वो देश के सामने रखेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 20 मार्च तक समाप्त होने की संभावना है। हो सकता है 2-3 दिन यहाँ वहाँ और हो जाएं। 20 से 23 तारीख के बीच में कभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में पहुंचेगा और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया में हमारे संगठन लग जाए। पर पहले दिन से मैं कहकर आ रहा हूँ, मणिपुर से, नागालैंड में, असम में, सभी जगह, मेघालय में भी मैंने कहा कि ये वैचारिक यात्रा है, विचारधारा आधारित यात्रा है, ये चुनावी यात्रा नहीं है। पर ये चुनाव का शंखनाद जो कल राहुल जी ने बजाया, 5 न्याय का शंखनाद, जो पिछले 10 साल के अन्याय काल उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये आखिरी प्रेस भेंट होगा असम में। कल से हम पश्चिम बंगाल में होंगे। 26 और 27 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, तो असली तौर से पश्चिम बंगाल में 28 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी तरीके से 28 को ही शुरू होगा। हालांकि कल हम कूच बिहार 1 बजे पहुंचेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 11वां दिन है, तो पहले उत्तर पूर्वांचल की तरफ से मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वे हमारे भारत के सुंदर कोने में आकर 11 दिन
और लगभग 12 रातें जो हमारे साथ वो बिताएं, ये ऐतिहासिक, स्मरणीय और इस यात्रा को उत्तर पूर्वांचल के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अतिथियों के साथ अवलोकन किया। इस दौरान सीएम साई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने यातायात संदर्शिका और पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण काल के ग्रास में चले जाते हैं। सभी को मालूम है कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यातायात विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा आयोजित लघु फिल्म महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान सभी अधिकारी कर्मचारीगण और जिनको पुरस्कृत किए ऐसे सभी बंधुगण, भाई और बहन और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले इस आयोजन के लिए हम परिवहन विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे और सड़क सुरक्षा के लिए इस तरह से विभाग आयोजन कराते रहता है। उसी के तहत आज का ये आयोजन है। मैं सबसे पहले जिनको भी हम लोगों ने पुरस्कृत किया है उनके लघु फिल्म के लिए और यातायात के क्षेत्र में जागरूकता लाने का प्रयास किया है, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके सहयोग के लिए। पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में बेमौत मारे जाते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है इस साल का, लास्ट ईयर का 2023 का कुल 13,499 एक्सीडेंट के केस हुए, जिसमें से 5,974 लोगों की मृत्यु हुई है। और यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण कैसे बेसमय लोग काल के ग्रास में चले जाते हैं, हम लोग लघु फिल्म में देखे हैं। और सबको मालूम है कि थोड़ा सा लापरवाही के कारण कितने घरों का चिराग बुझ जाता है, कितनी महिलाओं का सिंदूर लूट जाता है, किसी परिवार का इकलौता बेटा एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उस परिवार का वंश ही खत्म हो जाता है। हेलमेट नहीं लगाने से सिर पर चोट आती है और ज्यादातर मौत उसी से होता है। और ये सब हमारा परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, ये सब अवेयरनेस का काम चलाते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को भी स्वयं सोचना है कि हम लोग भी यातायात के नियमों का पालन करें। आजकल ज्यादातर एक्सीडेंट ये मोबाइल भी एक कारण है। लघु फिल्म में हम लोग देखे कि वाहन चलाते हुए मोबाइल से बात करने का क्या अंजाम होता है। नशा के सेवन के बाद भी वाहन चलाने से क्या दुर्दशा होती है। तो ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ा दुर्घटना का ये सब कारण बन जाता है। तो निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम हमारे लोगों को जागरूक करने का एक मील का पत्थर साबित होगा और मैं चाहूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होता रहे, होते भी रहता है। और हम सब लोगों का प्राण बहुत कीमती है, तो इसलिए हम लोग यातायात के नियमों का पालन करें। और ये कार्यक्रम के आयोजन के लिए फिर से मैं परिवहन विभाग का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।